नमस्कार दोस्तों, आज हमारी कहानी का विषय है माँ हूँ नौकरानी नहीं। शाम का समय था। रेनू अपनी माँ से फोन पर बात कर रही थी। अरे माँ, आप तो जानती ही हैं, कुछ ही दिनों में हमारा बच्चा इस दुनिया में आने वाला है और इसी समय हमारी नौकरानी भी अपने गांव चली गई है। बोलकर गई है कि 2-3 महीने बाद आऊंगी। अब इतनी जल्दी तो कोई नई नौकरानी भी नहीं मिलेगी और आप भी भाई के पास ऑस्ट्रेलिया जाकर बैठ गई हैं। रेनू ने परेशान होते हुए अपनी माँ से कहा। तो माँ बोली, अरे तो इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? कोई नई नौकरानी ढूंढने की जरूरत ही क्या है तुझे? तेरी सासू माँ है ना, वह किस दिन काम आएगी। भली चंगी तो है अभी समधन जी, और फिर तू तो उन्हें दादी बनाने जा रही है। इतना तो कर ही सकती है ना, वह तुम्हारे लिए। जब तक जरूरत हो तब तक काम करवाना, फिर उन्हें चलता कर देना अपने घर। अपनी माँ की इन बातों को सुनकर रेनू की आंखों में चमक आ गई। माँ, यह तो बहुत अच्छा आइडिया दिया है तुमने। शाम को जब उसका पति घर आया तो रेनू मासूमियत का मुखौटा लगाकर उसे चाय देने लगी। अरे रेनू, क्या हुआ, उदास क्यों हो? मैं सोच रही थी कि आपकी माँ बाबूजी को कुछ समय के लिए यहाँ बुला लेती हूँ, लेकिन क्या? लेकिन पिछली बार जो हुआ था उसकी वजह से कहीं सासू माँ नाराज तो नहीं? अरे नहीं, मैं अपने माँ बाबूजी को अच्छे से जानता हूँ। हमारे बुलाते ही दौड़े चले आएंगे दोनों। अजी सुनते हो, आज सौरभ का फोन आया था। कौशल्या जी ने चहकते हुए कहा। तो राधे श्याम जी की तो जैसे खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। अच्छा, इतने दिनों बाद चलो याद तो किया उसने। क्या कहा उसने? ठीक तो है वहाँ सब? दरअसल बहू की डिलीवरी का समय नजदीक आ रहा है ना, तो अपने घर बुला रहा था। हम दोनों को बेटे से बात करके तो कौशल्या की खुशियां 7वें आसमान पर थी, लेकिन अचानक ही कौशल्या जी पिछली बातों को याद करके उदास हो गई। दरअसल 1 वर्ष पहले कौशल्या जी और राधे श्याम जी अपने बेटे बहू के घर कुछ दिन बिताने के लिए गए थे। उनकी बहू जान चुकी थी कि उनकी सास बिल्कुल सीधी सादी है, तो उसने इस बात का फायदा उठाना शुरू कर दिया। सारा दिन बिजी रहने का बहाना करती और सारा काम अपनी सासू माँ पर ही डाल देती। यह देखकर राधे श्याम जी को अच्छा नहीं लगा, तो बहू से बोले, बहू, तुम्हारी सास की उम्र हो गई है, थक जाती है, थोड़ा सा काम तुम भी करवा दिया करो। इतना कहते ही देर न थी कि बहू ने तो हंगामा खड़ा कर दिया और खूब खरी खोटी सुनाई। कौशल्या जी और राधे श्याम जी चुपचाप खड़े अपमान सहन करते रहे और सौरभ अपनी पत्नी के सामने कुछ बोल ही ना सका। कौशल्या जी और राधे श्याम जी अपने सम्मान की रक्षा करते हुए अपने घर वापस आ गए थे। कौशल्या जी पिछली यादों में गुम थी। इतने में राधे श्याम जी बोले, अरे कौशल्या, किन बातों में खो गई? तुम भी अभी तक सोच ही रही हो? जल्दी से सामान पैक करो। राधे श्याम जी ने अपनी पत्नी कौशल्या जी से कहा। तुम तो जानती ही हो, सौरभ की शादी को 5 साल हो गए हैं और कितने सालों बाद अब जाकर हमारे बेटे के घर खुशियां आई हैं। जी ठीक है, मैं ज़रा ज्योति को बोलकर आती हूँ कि हम कुछ समय के लिए अपने बेटे के घर जा रहे हैं। दरअसल राधे श्याम जी और कौशल्या जी ने अपने घर का एक हिस्सा किराए पर दिया हुआ था, जहाँ ज्योति और वैभव अपने प्यारे से बेटे बंटी के साथ रहते थे। वे दोनों घर पर ही टिफिन सर्विस का काम किया करते थे। पास में ही गर्ल्स हॉस्टल था, तो उनका धंधा भी अच्छा चल रहा था। कुछ ही वर्षों में कौशल्या जी और ज्योति का एक दूसरे के साथ खास लगाव हो गया था। ज्योति के बेटे बंटी को तो उसकी सगी दादी से भी ज्यादा प्यार करती थी कौशल्या जी। अरे ज्योति, कौशल्या जी ने आवाज लगाई। जी आंटी जी। ज्योति रसोई घर से बाहर आई। अरे ज्योति, एक खुशखबरी है, मैं जल्दी ही दादी बनने वाली हूँ। अरे वाह आंटी जी, यह तो बहुत अच्छी खुशी की बात है। कौशल्या जी की खुशी में शामिल होते हुए ज्योति बोली, हाँ ज्योति, हमारे बेटे ने पूरे 6 महीने की तैयारी करके आने को बोला है। अभी तो सारी पैकिंग पड़ी है, तुम अपनी टिफिन का काम निपटा कर मेरी मदद करने आ जाना। कौशल्या जी बोली। तो इतने में वैभव की आवाज़ आई, ज्योति, टिफिन का काम मैं संभाल लूँगा, तुम जाओ आंटी जी की मदद करवा दो। ज्योति ने कौशल्या जी की पैकिंग करने में मदद की और कौशल्या जी के साथ मिलकर उनकी बहू के लिए गोंद के लड्डू भी बनवा दिए। जाने से पहले रास्ते के लिए
टिफिन भी पैक करके दे दिया। दोपहर की ट्रेन से दोनों अपने बेटे के घर जाने के लिए रवाना हो गए। उधर सौरभ उन्हें स्टेशन से कार में बैठाकर घर ले गया। जैसे ही घर पहुंचे तो बहू से मिलकर कौशल्या जी और राधे श्याम जी ने सारे मनमुटाव भूलकर उसे ढेरों आशीर्वाद दिए। कौशल्या जी ने घर पहुंचते ही घर के सारे कामों की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। सारा घर जो काम वाली बाई की अनुपस्थिति में बिखरा हुआ था, कौशल्या जी ने आते ही बड़ी कुशलता के साथ सुव्यवस्थित कर दिया। रोजाना अपनी बहू को सुपाच्य और पौष्टिक खाना बनाकर खिलाती। बहू की बातों में तो जैसे मिश्री ही घुली हुई थी। सारा दिन माजी माजी करके उनसे अपने सारे काम करवा लेती थी। नियत समय पर रेनू ने बेटे को जन्म दिया। दादा दादी के तो जैसे पांव ही जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। अजी यह तो बिल्कुल आप पर गया है, कौशल्या जी पोते को देखते हुए बोली। मेरे पोते के नैन नक्श तो बिल्कुल आप जैसे हैं। इसने तो मुझे गीला कर दिया, राधे श्याम जी बच्चे को कौशल्या जी को देते हुए बोले। सभी लोग ठहाके लगाकर हंसने लगे। बच्चा होने के बाद कौशल्या जी ने बहू की खूब सेवा की। बच्चे का ख्याल रखना, रसोई का काम और बहू के लिए अलग से खाना पकाना। कौशल्या जी की उम्र हो चुकी थी, लेकिन फिर भी बहू को कोई तकलीफ न हो जाए यह सोचकर भी सेवा में हाजिर रहती। उनके घुटनों में भी दर्द रहता था। इसके बावजूद कौशल्या जी सारा काम बड़ी ही कुशलता के साथ कर रही थी। राधे श्याम जी भी घर के कामों में उनका हाथ बटाते। देखते ही देखते महीने बीत गए। बच्चे के लाड़ दुलार में कौशल्या जी और राधे श्याम जी का समय कैसे बीता पता ही न चला। धीरे धीरे बच्चे को भी अपने दादा दादी के हाथों की पहचान होने लगी। यह बात बहू रेनू को खटकने लगी। कुछ दिनों के बाद रेनू के काम वाली बाई भी अपने गांव से वापस आ गई। कौशल्या जी के मना करने पर भी उसने यह दलील देते हुए उसे काम पर बुला लिया कि माँ जी दिन भर काम करके और बच्चे को संभाल कर थक जाती हैं। एक दिन जब कौशल्या जी बच्चे को चम्मच से दूध पिला रही थी तो बच्चे ने थोड़ी सी खांसी करके उल्टी कर दी। बस फिर क्या था, रेनू को तो जैसे बहाना ही मिल गया अपनी सासू माँ पर कटाक्ष करने का। रेनू और सौरभ ने बच्चे की सारी जिम्मेदारी आया को दे दी, लेकिन कौशल्या जी का मुंह तो बच्चे में ही अटका हुआ था, इसलिए ममतावश कभी कभी बच्चे को उठा लेती थी। एक दिन जब दोनों बेटा बहू बाहर गए तो बच्चे को आया को देकर गए। बच्चा लगातार रोए जा रहा था। आया उसे चुप करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बच्चे का रोना बंद नहीं हो रहा था। कौशल्या जी से बच्चे का रोना देखा न गया और आया के हाथ से बच्चे को ले लिया और उसकी नाभि पर हींग लगाने लगी। बच्चा चुप हो गया और दादी का स्पर्श पाकर मुस्कुरा दिया। कुछ देर में जब बेटा बहू वापस आए तो आया ने ही उनके कान भर दिए। मैडम, जब मेरी ज़रूरत ही नहीं थी तो मुझे काम पर रखा ही क्यों? आपके सास ससुर तो बच्चे को छूने भी नहीं देते। मुझसे बच्चा झट से छीन लिया। अब मैं आपके घर काम नहीं करूंगी। दोनों पति पत्नी कौशल्या जी पर ही बरस पड़े और आया को मनाने लगे। कौशल्या जी और राधे श्याम जी अपमान का घूंट पीकर रह गए। करते भी क्या, बच्चे के मुंह में बहू बेटे का घर भी तो छोड़कर नहीं जा सकते थे। कौशल्या जी कमरे में जाकर आंसू बहाने लगी। बहू तो पराए घर से आई थी, लेकिन बेटा तो अपना ही था। आज तो शर्म आती है मुझे उसे अपना बेटा कहते हुए। अब तो यह हाल हो गया था कि सारा दिन बैठकर बच्चे को आया संभालने लगी। बहू अपनी माँ के साथ फोन पर बतियाती रहती और कौशल्या जी पर रसोई घर के सारे काम की जिम्मेदारी पड़ गई। यहाँ तक कि आया का खाना भी कौशल्या जी को ही बनाना पड़ता था और राधे श्याम जी अपनी पत्नी की यह हालत देखकर मन ही मन घुटते रहते। एक दिन बहू रेनू ने सासू माँ से कहा, मम्मी जी मेरी कुछ सहेलियाँ घर पर आ रही हैं, तो उनके लिए कुछ स्नैक्स वगैरह का इंतज़ाम कर देना और चाय काफ़ी भी बना देना। शाम को जब बहू की सहेलियाँ घर पर आई तो पूरे आदर सम्मान के साथ कौशल्या जी ने उन्हें बिठाया। अपने हाथों के बने लजीज स्नैक्स बनाकर खिलाए। उनकी खूब आओ भगत की और रसोई घर में जाकर बर्तन साफ करने लगी। लेकिन अचानक उन्होंने जो सुना अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। बहू की सहेलियां उसे कह रही थी, रेनू तुझे काम वाली बाई तो बहुत अच्छी मिली है, इतना लजीज खाना बनाती है, कितनी पगार लेती है, हमारे लिए भी ऐसी काम वाली बाई ढूंढ दो। ऐसा सुनकर रेनू हंस पड़ी, लेकिन उसे इतना भी न कहा गया कि
यह नौकरानी नहीं बल्कि मेरी सासू माँ है। थोड़ी देर बाद कौशल्या जी अपने हाथ धोकर अंदर आई और सबके साथ बैठ गई। बहू की सहेलियां कुछ सकपका गई तो कौशल्या जी बोली, आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि मैं कोई नौकरानी नहीं बल्कि आपकी सहेली की सासू माँ हूँ। आपकी सहेली ने आपको नहीं बताया तो सोचा मैं ही बता दूं। सारी सहेलियां चौंक गई और हैरानी से रेनू की तरफ देखने लगी। कौशल्या जी बोली, बहू, माना कि घर में नौकरानी रखना तुम्हारे लिए स्टेटस सिंबल है, लेकिन अपनी ही सास को नौकरानी करार दे देना कहाँ का स्टेटस है। बहू की भौहें तन गई। उस समय तो वह चुप रही, लेकिन अपनी सहेली के जाने के बाद उसने हंगामा खड़ा कर दिया। माँ पिताजी के लिए हैरानी की बात यह थी कि उनका अपना बेटा भी उनका पक्ष नहीं समझ पाया। माँ, इतनी छोटी सी बात पर बतंगड़ बनाने की क्या जरूरत थी आपको? सौरभ बोला तो राधे श्याम जी, जो आज तक अपने बच्चों के मोहवश अपना मुंह बंद किए बैठे थे, आज अपना धीरज खो बैठे। छोटी सी बात, तुम्हारी माँ को यहाँ नौकरानी की संज्ञा दे दी गई और तुम्हें यह छोटी सी बात लगती है? माफ करना बेटा, आज तक हम सब कुछ चुपचाप सहन कर रहे थे, पर आज पानी सर से ऊपर जा चुका है। अब यदि हम दोनों इस घर में एक पल के लिए भी रुके तो यह मेरी पत्नी का अपमान होगा। कहते हुए राधे श्याम जी अपनी पत्नी के साथ सामान पैक करने लगे। यह सोचकर कि कहीं बच्चे का मोह उन्हें रोक न ले, उसे दूर से ही देखकर निकल गए। जिस बहू की उन्होंने इतने महीने सेवा की थी, उसी बहू ने बेइज्जती का इनाम देकर उन्हें घर से रवाना कर दिया और उनके अपने बेटे ने उन्हें रोका तक नहीं। राधे श्याम जी और कौशल्या जी पहली ट्रेन पकड़कर घर वापस लौट आए। रह रहकर एक ही प्रश्न दोनों को परेशान कर रहा था कि उम्र के इस पड़ाव में जब बच्चों की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है, वह कैसे गुजारा करेंगे। महीने के किराए के अतिरिक्त और कोई कमाई का साधन भी तो नहीं था उनके पास, और सारी जमा पूंजी उन्होंने अपने बेटे की पढ़ाई पर और उसके सेटल करने पे खर्च कर दी थी। राधे श्याम जी को तो दिल ही दिल में यह बातें उन्हें खाई जा रही थी। घर पहुंचते ही जैसे ही घंटी बजाई, ज्योति और वैभव के बाहर आने से पहले ही बंटी बाहर आ गया। अरे दादा दादी आ गए, आप कहाँ गए थे हमें छोड़कर? ज्योति ने दरवाजा खोला तो उन दोनों ने बंटी को अपने आलिंगन में ले लिया। उधर ज्योति के चेहरे पर उन्हें देखकर खुशी और हैरानी के मिश्रित भाव थे। वह समझ नहीं पा रही थी कि अंकल आंटी तो 6 महीने का कहकर गए थे, फिर इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए, वह भी सारा सामान लेकर। लेकिन जल्दी ही उसके चेहरे के भाव देखकर वे दोनों सारा मामला समझ गए। फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए चाय नाश्ता बनाकर ले आती हूँ, ज्योति ने कहा तो कौशल्या जी की आंखें नम हो गई। जैसे ही अपने कमरे का दरवाजा खोला तो कौशल्या जी को अपना आशियाना पाकर संतोष हुआ, लेकिन राधे श्याम जी के दिमाग में रह रहकर वही बातें गूंज रही थी। जैसे ही अपने कमरे में कदम रखने लगे, उन्हें अचानक दिल में दर्द शुरू हो गया। इससे पहले कौशल्या जी उन्हें संभालती वे निढाल होकर गिर चुके थे। कौशल्या जी की आवाज़ सुनकर ज्योति और वैभव आ गए, लेकिन तब तक राधे श्याम जी निष्प्राण हो चुके थे। कौशल्या जी पर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। ज्योति और वैभव ने उन्हें जैसे तैसे संभाला। बेटे बहू को खबर दी गई तो दोनों अंतिम संस्कार की लोकाचारी निभाकर चले गए। अपनी माँ का हाल चाल तक जानने की जहमत नहीं उठाई उन दोनों ने, लेकिन किराएदारों ने उन्हें हर कदम पर सहारा दिया। धीरे धीरे समय बीतने लगा और कौशल्या जी की हालत भी अब कुछ सामान्य होने लगी। एक दिन ज्योति और वैभव का बेटा बंटी कुछ बीमार पड़ गया तो उसे दिन भर हॉस्पिटल में एडमिट रखना पड़ा। कौशल्या जी को तो वैसे भी खाना बनाने का शौक था, तो ज्योति की अनुपस्थिति में कौशल्या जी ने टिफिन का सारा काम संभाल लिया। वे ग्राहकों को उनका खाना बहुत पसंद आया और हॉस्टल की लड़कियां तो उनके खाने की दीवानी ही हो गई। उसी समय कौशल्या जी को अचानक पता चला कि उनके किराएदार वैभव और ज्योति ने अब अपना मकान खरीद लिया है और वहीं पर वे दोनों अपना रेस्टोरेंट खोलने वाले हैं। दरअसल उन्होंने यह मकान 2 महीने पहले ही खरीदा था, लेकिन अंकल के जाने के बाद वह आंटी को अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे, इसलिए आंटी को संभालने के लिए उन्होंने अपना गृह प्रवेश कुछ समय के लिए टाल दिया था। यह बात जानकर कौशल्या जी भाव विभोर हो गई। फिर अपने आप को संभालते हुए
ज्योति के पास गई और उसे बधाई देते हुए गले से लगा लिया। बेटा, मेरा इतना भी ख्याल मत रखो कि मैं तुम लोगों को जाने ही ना दूं। कौशल्या जी ने ज्योति को आश्वासन दिया कि वह बिल्कुल ठीक है। सारी तैयारी करवा कर उन्हें भारी दिल से विदा कर दिया। लेकिन आज कौशल्या जी बिल्कुल अकेली हो गई थी और साथ ही किराए से आने वाली आय भी अब बंद हो गई थी। इस उम्र में अपना गुजारा कैसे करूंगी? जिस बेटे पर सारी जमा पूंजी खर्च कर दी, उसी ने मुझे बुढ़ापे में, कहते हुए उनके गालों पर आंसू ढुलक आए। आगे की जिंदगी कैसे कटेगी सोचकर ही उनका दिल बैठा जा रहा था। इतने में बेल बजी। देखा तो हॉस्टल की कुछ लड़कियां बाहर खड़ी थी। कौशल्या जी के पास आकर टिफिन सर्विस के लिए आग्रह करने लगी। आंटी, आपके हाथ का खाना बहुत लाजवाब होता है, प्लीज आप टिफिन सर्विस शुरू कर दीजिए ना। यह सुनकर कौशल्या जी कुछ सोच में पड़ गई। अंदर आकर अपने पति की तस्वीर के सामने खड़ी होकर बोली, जी यह कैसे संभव है? इस उम्र में नया काम कैसे शुरू करूं? फिर सोचने लगी, लेकिन इसमें हर्ज ही क्या है। अचानक सोचते सोचते उनकी आंखों में चमक आ गई। मन ही मन उन्होंने अपने जीवन को नई दिशा देने का निर्णय ले लिया। ज्योति और वैभव का घर कुछ ही दूरी पर था। ज्योति को फोन करके उन्होंने अपने घर मिलने के लिए बुलाया और टिफिन सर्विस शुरू करने में उनकी मदद मांगी। 2 ही दिन में ज्योति की मदद से कौशल्या जी ने अपना काम शुरू कर दिया और अपनी मदद करने के लिए 2 लड़कियां भी रख ली, जो सारा दिन भाग दौड़ का काम संभालती थी। कुछ ही दिनों में उन्हें अच्छी कमाई होने लगी। कुछ हॉस्टल की लड़कियों को कौशल्या जी से इतना लगाव हो गया कि उनके घर वह किराए पर भी रहने लगी। अब कौशल्या जी का अकेलापन बिल्कुल दूर हो गया था। एक दिन कुछ लड़कियों ने कौशल्या जी के खाने की तारीफ करते हुए उनकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दी। देखते ही देखते वीडियो तो जैसे आग की तरफ फैल गई और कौशल्या जी के बने खाने की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। अब तो उनका काम और भी बढ़ गया। उधर उनकी बहू ने जब वीडियो देखा तो उसकी हालत ऐसी हो गई, काटो तो खून नहीं। तुरंत सौरभ को दिखाते हुए बोली, देखो तुम्हारी माँ के खाने की चर्चा पूरे देश में हो रही है, कितना कमाती होंगी। बाप रे बाप, तुम्हारी नौकरी से तो हमारे घर का गुजारा ही बड़ी मुश्किल से चलता है। अपनी माँ से ही कुछ मदद मांग लो, उनका काम इतना अच्छा चल रहा है तो क्यों ना हम उन्हीं के पास जाकर रहें। और वैसे भी तुम्हारे पिता अब नहीं रहे तो माँ को भी अकेलापन लगता होगा। यह सब देखकर सौरभ की हैरानी का तो ठिकाना न रहा। पत्नी का कहा मानकर सौरभ ने अपनी माँ के पास जाने की योजना बनाई। अगले ही दिन दोनों अपने बेटे के साथ कौशल्या जी के घर पहुंच गए। वहां का दृश्य देखकर बहू की आंखें फटी की फटी रह गई। वहां तो जैसे मेला सा लगा हुआ था, सारी तरफ चहल पहल थी। मीडिया वाले माँ जी का इंटरव्यू ले रहे थे। यह देखकर दोनों पति पत्नी थोड़ी देर के लिए अलग से खड़े हो गए। अपने आप को आज वह अपने ही घर में उपेक्षित सा महसूस कर रहे थे। कौशल्या जी ने तो उन्हें बहुत पहले ही देख लिया था, लेकिन फिर भी उनको नजरअंदाज करके अपने काम में लगी रही। भीड़ थोड़ी कम होने पर बहू बेटा दोनों कौशल्या जी के पास जाकर उनके पैरों में गिर गए। कौशल्या जी ने चेहरे पर कोई भाव न दिखाते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया। अपने पोते को इतने दिनों बाद देखकर प्यार किया और फिर अपने काम में लग गई। इतने में सौरभ ने पीछे से आवाज लगाई, माँ हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आज से हम आपके पास ही रहना चाहते हैं। कौशल्या जी ने उन्हें तिरछे निगाहों से देखते हुए कहा, अच्छा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। मैं इज्जत के साथ रहना चाहती हूँ, किसी के घर की काम वाली बाई बनकर नहीं। अब यह सब लोग ही मेरा परिवार है, लेकिन माँ इस घर पर हमारा भी कुछ हक है। बहू रेनू ने कहा, हक तो तुम लोगों का उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन मैं और तुम्हारे बाबूजी तुम्हारे घर से बेइज्जत होकर निकले थे। दूर से आए हो, भूख लगी होगी, कुछ खाकर जाना, रास्ते के लिए भी तुम्हारे लिए टिफिन पैक करवा दिया है। कहते हुए कौशल्या जी अपने काम में मग्न हो गई। आज उनके चेहरे पर संतुष्टि के भाव और गर्व भरी मुस्कान थी। तो दोस्तों, आपको ये भावुक और प्रेरणादायक कहानी कैसी लगी और कहानी का कौन सा हिस्सा आपके दिल को छू गया, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें
तो मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।